हेलो एवरीवन। आज 10 क्वेश्चन फिर लेकर के आया हूँ मैं हिस्ट्री का। इसके पहले मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज टारगेट JRF नाम से मैं जो सीरीज़ बना रहा हूँ उसी का अगला कड़ी है ये। ऋग्वेद में निम्नलिखित मिधर्वाच का निम्नलिखित में से किस की ओर संकेत है? मिधर्वाच, यहाँ दरअसल ये नहीं होना चाहिए। मिधर्वाच मेंशन इन ऋग्वेद रेफर टू वह जो बलि देता है, वन हु परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, वह जो बलि नहीं देता है, वन हु डज नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, वह जो प्रकृति पूजा करता है, वन हु वर्शिप नेचर्स, वह जो पत्थर की पूजा करता है, वन हु वर्शिप स्टोन। अब समझते हैं। देखिए, मिधवाच आपको मिलेगा ऋग्वेद में। दरअसल इसका मतलब होता है कटु बोलने वाला, कटु या अस्पष्ट भाषा बोलने वाला, अस्पष्ट कह सकते हैं, अस्पष्ट बोलने वाला। देखिए उसमें ऋग्वेद, उसमें क्या था कि वैदिक काल में कोई आर्य थे और अनार्य थे। आर्य तो, और जो ये कटु और अब अस्पष्ट भाषा बोलना अनार्य के लिए, जो उन्हें दस्यु या दास कहते थे। तो इसका अगर आप देखेंगे उत्तर, तो इसका मतलब तो हुआ क्या, कटु और अस्पष्ट बोलने वाला। मतलब एक तरीके से आप समझिए कि जो आर्य की जो जैसे वो बलि देते थे, बलि मतलब उसमें ऋग्वेद में पशुओं को बलि नहीं दी जाती थी, बल्कि दूध है, घी है, जव है, उसकी बलि देते थे वो। जैसे हवन नहीं होता उसमें नहीं आहुति देते, उसी तरीके से होता था। लेकिन जो गैर आर्य थे या फिर कहते दास या दस्यु थे, वो आर्यों की इस परंपरा को नहीं फॉलो करते थे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह जो बलि नहीं देता था। सेकेंड आंसर इसका हो जाएगा, वह जो बलि नहीं देता था। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वेद के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। वेद, अब जैसे कि आप जानते हैं वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो एक ट्रिक है इसका, रेज। ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये ट्रिक बताएगा कि जो वेद, जैसे सबसे बड़ा वेद कौन सा है, फिर उससे छोटा वेद कौन सा है, उससे छोटा वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, और ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद आ जाएगा, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद आ जाएगा। ये बढ़ते हुए मतलब एक घटते हुए क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, समझ लीजिएगा। ठीक है, और जानते हैं ऋग्वेद के जो उपवेद हैं, एक होता है उपवेद, उपवेद। ऋग्वेद के उपवेद क्या है, आयुर्वेद हैं, और यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद हैं, सामवेद के गंधर्ववेद हैं, और अथर्ववेद के शिल्पवेद हैं। ये क्या है, उसके उपवेद है, वेद है, उपवेद है। और ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उन्हें बोलते हैं होत्री, और यजुर्वेद को बोलते हैं अधर्यु, और यजुर्वेद के बाद सामवेद को उद्गाता, और अथर्ववेद के ब्रह्मा कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी जब मैं प्राचीन काल वैदिक काल का जब वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसमें पूरी डिस्कस करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भीमबेटका शैल चित्रों में निम्नलिखित में से कौन सी विषय वस्तु चित्रित नहीं की गई है? इन भीमबेटका रॉक्स पेंटिंग विच ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट डिपिक्टेड? फर्स्ट है पक्षियों का खेत, हंटिंग ऑफ बर्ड्स, पशुओं का खेत, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, खाद्यान्न पर निर्भर पक्षियों का बसेरा, पर्चिंग बर्ड्स दैट लिव ऑन ग्रेन, पक्षियों और पशुओं का आखेट, हंटिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल बोथ। दरअसल मैं सोचता हूँ मैं हिंदी में ही पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर इंग्लिश में पढ़ने लग जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए क्या है भीमबेटका में, क्या क्या नहीं है। तो पक्षियों पर आखेट ये है, पशुओं का आखेट वो भी है, पक्षियों और पशुओं दोनों का आखेट, क्योंकि पक्षी है पशु है तो दोनों हो जाएगा। तो क्या नहीं होगा, खाद्यान्न पर निर्भर पक्षियों का बसेरा नहीं हो। क्यों, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी पैमाने पर खेती नहीं होती थी कि जो है उसमें। अब देखिए भीमबेटका जो गुफा है, इसमें जो है 10,000 BC से 700 AD तक है, AD तक का हिस्ट्री मिलता है। यानी पूरा पसाड़कर, मध्य पसाड़कर, नव पसाड़कर ऐतिहासिक काल के साक्ष्य हैं। इसमें जो है 700 से अधिक शैला मतलब मिले गुफाएं, जिसमें 475 पे क्या है मिले, जो उस पर क्या है पेंटिंग की गई है। ठीक है, और इसमें 16 कलर का प्रयोग किया गया है, 16 कलर रंग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद उसमें 16 में सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है रेड। इसको इरेज कर देता हूँ मैं पहले। रेड का हुआ है उसमें सबसे पहले, सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, रेड और वाइट कलर का हुआ है उसमें, मतलब लाल और सफ़ेद कलर का। और किस कलर का यूज नहीं हुआ है, ब्लू कलर का, ब्लू, यानी उसमें नीले कलर का यूज नहीं किया है। भीमबेटका की खोज आप जानते हैं 1957 या कहीं कहीं 1958 लिखा है।
ठीक है, उसकी खोज किया था वीएस वर्डकर ने, इसकी खोज की थी, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है, मतलब इस यूनेस्को में शामिल है। तो आपने देख लिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाद्यान्न पर निर्भर पक्षियों का बसेरा। खाद्यान्न पर निर्भर पक्षियों का बसेरा क्यों नहीं, क्योंकि उसमें उतनी पैमाने में खेती नहीं की जा रही थी जब पेंटिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेंटिंग इसमें जो हुई है वो मिसो पीरियड का है, मतलब मध्य प्रताप काल का सबसे ज़्यादा इसमें पेंटिंग हुई है, इसलिए इसमें नहीं मिलता है खाद्यान्न पर निर्भर पक्षियों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में अशोक के 13वें शैल धर्मादेश को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। 13वें आपने पढ़ा होगा इसमें कि जो है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में, लेकिन क्या देखते हैं ऑप्शन में ऐसा है, इसमें उसकी धर्मयात्रा का उल्लेख है नहीं, इसमें उसके समकालीन भारतीय राजाओं के नामों का उल्लेख है। ये आंशिक रूप से सही है, ठीक है। इसमें मतलब राजाओं के नाम उल्लेख नहीं है, भारतीय राज्यों के नाम तो उल्लेख जरूर है, इसलिए यही नहीं होगा। इसमें यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख, ये सही है, ये कथन सही है। इसमें यह घोषणा की गई कि राजा अशोक बौद्ध भिक्षु बन गए हैं, नहीं, ये बौद्ध भिक्षु बन गए इसमें नहीं है। अब देखिए यूनानी राजाओं, इसमें 5 यूनानी राजाओं का नाम है, जैसे टालमी सीरिया का था ये, टालमी है, फिर एंटीगोनस है, एंटीगोनस है, फिर एंटियोकस है, मसक करके आता, मसक करके एक राजा का नाम आता है, और अलेक्जेंडर करके नाम है, अलेक्जेंडर। आप समझिए मैं बोल भी रहा हूँ क्योंकि सही से राइट नहीं हो पा रहा है, अलेक्जेंडर करके इसमें नाम आ जाता है, ठीक है। और बाकी के अब इसमें देख लेता हूँ मैं कि अब इसमें जो है लिखा है, इसमें उसकी धर्म यात्रा का उल्लेख जो है 8वें में है, जो 8वीं शिलालेख है उसका, उसमें उल्लेख है, ठीक है। इसमें उसके समकालीन भारतीय राजाओं का, हाँ भारतीय राजाओं का तो नाम है, मतलब भारतीय राज्यों का नाम है, राज्य यहाँ राजाओं नहीं राज्य है। इसमें जो है चोल है, जैसे चोल है, पांड है, ताम्रपर्णी है, ताम्रपर्णी में श्रीलंका, ताम्रपर्णी हो गया, ठीक है। उसके बाद सत्यपुत्र करके नाम है, तो इसमें भारतीय राज्यों का नाम का उल्लेख है, 5 यूनानी राजाओं का नाम है, जैसे टालमी, एंटीगोनस, एंटियोकस, मसक, अलेक्जेंडर का नाम है, ठीक है। और उसकी धर्म यात्रा का उल्लेख 8वें शिलालेख में है, ठीक है। इसमें यह घोषणा की गई राजा अशोक बौद्ध भिक्षु बन गए, ये माइनर शिलालेख में है, मतलब लघु माइनर मतलब जो लघु स्तंभलेख है उसमें इसका जिक्र है, किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3rd इज द राइट आंसर, राइट। अशोक के बारे में अगर जाने तो अशोक का जो रियल नाम, दरअसल अशोक का पूरा नाम क्या है, तो अगर कहीं इतिहास में लिखा हुआ है सम्राट देवनाम्पी दसी प्रियदर्शनी उज्जैन करमोली चंड अशोका अशोक वर्धना अशोक, लेकिन अशोक नाम कहाँ मिलता है इनका, तो मास्की गुर्जरा नेट्टूर उद्गोलम, ये जो माइनर शिलालेख मतलब लघु शिलालेख है उसमें जो है इनका अशोक नाम लिखा हुआ है, अशोक। और बाकी लगभग सभी में क्या मिला है उनका नाम मिला है देवनाम्पी दस्सी, और पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। तो अभी जब आऊँगा लेकर के हिस्ट्री का डिटेल, तब अभी तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो याद आ रहा है मुझे मैं बताता चल रहा हूँ। अब निम्नलिखित को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आप देखते चलिए, जितने भी मैंने अभी तक वीडियो लाए हैं सब में एक या 2 क्वेश्चन तो क्रोनोलॉजी क्वेश्चन रहे होंगे, क्योंकि हमने बताया ना कि 10 to 50 क्वेश्चन मिनिमम जो है यूजी नेट JRF के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आपका तैयार है, और 15 का 15 आप सही कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा आपको, बस चलिए समझते हैं। नैनिका जो है सातवाहन काल की जो सातकर्णी प्रथम थे उनकी पत्नी है, इन्होंने नागनिका अभिलेख मतलब निर्माण करवाया था इन्होंने। इनका अगर देखा जाए टाइम पीरियड तो ये 1st BC की हैं, सातवाहन काल नागनिका। रानी दिद्दा कौन है, तो रानी दिद्दा जो है लोहार वंश की जो सेन थे, सिंहराज या सिंह नाम मिलता है, उनकी पुत्री, और इनकी शादी किया था उत्पल वंश के राजा क्षेमेंद्र के साथ, ठीक है। और इनका कालकाल अगर देखा जाए तो आपको मिल जाएगा 980 to 1003 तक इनका AD है। अब प्रभावती गुप्ता आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे कहते हैं, जो गुप्त काल के शासक है, उनकी पुत्री हैं, और इन्होंने इनकी शादी की थी उकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ। तो
अगर आप जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय किस काल में थे, तो ये हो जाएंगे 4th 5th AD, ठीक है, मतलब 4वीं-5वीं शताब्दी में हो जाएंगे ये, ठीक। और रुद्राम्बा जो है, अगर इनका देखा जाए रुद्राम्बा का, तो ये वाकाटक, मतलब कह सकते हो वाकाटक नहीं, हाँ वाकाटक ही तो था। कार्यकाल का 1200 टू क्या था 62 टू 1289, इसका मतलब ये होगा 13 सेंचुरी में है। फिर अक्का देवी, रानी अक्का देवी, अक्का देवी कब से कब तक थी, इनकी कार्यकाल, इनका टाइम पीरियड कब था? अक्का देवी का टाइम था 110 टू 164 था शायद, नहीं, हाँ 1110 टू 1164 तक थे, ठीक है। 1110 से 1164, ठीक है, मतलब ये हुई 11वीं शताब्दी में। अब इसको क्रम से लगाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए 2 जगह है। उसके बाद फिर कौन आ जाएंगी? ऑप्शन ए के बाद ऑप्शन सी, ए के बाद सी, मतलब ऑप्शन थर्ड इज द राइट, सी। क्योंकि बी नंबर पे क्या है, बी नंबर पर रानी दिद्दा है, 980 है। फिर ई नंबर पे तो आ जाएंगे, क्योंकि 1010 से 1064 यहाँ लिखा है। फिर 1262, 1289, ठीक है, ये इनका क्रम है। हमने बता दिया ये सातकर्णी प्रथम जो सातवाहन शासक थे, उनकी जो है पत्नी थी ये लाडनिका, और रानी दिद्दा जो है क्षेमेंद्र गुप्त की पत्नी उत्तल वंश की शासिका है, और लोहार वंश के सिंहसेन की बेटी हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती हैं, और इनकी शादी वाकाटक नरेश रूपसिंह द्वितीय के साथ हुआ था, ठीक है। 4वीं-5वीं शताब्दी में रुद्राम्बा जो वाकाटक साम्राज्य की राजधानी है, मतलब रानी है, और ये 1262 से 1289 जो कि 13वीं शताब्दी में आ गई, ठीक है। और अक्का देवी बता दिया मैंने 1110 से 1164। अक्का देवी जो कल्याणी के चालुक्य वंश थे, जयसिंह की बहन है ये, ठीक है। जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो फिर उसमें डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे। अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है और जो मुझे याद आ रहा है तथ्य, वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन करते चलिए और उस पर केयर करते चलिए मैं जो बता रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपका हिस्ट्री तैयार होते चला जाएगा। क्रोनोलॉजी क्वेश्चन जितना आप लर्न करेंगे उतना आपका हिस्ट्री कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी जब बनेगा तभी आपका इतिहास का कंसेप्ट क्लियर होगा। बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब इनके बारे में कुछ बताना है तो आप समझ सकते हैं कि जैसे रुद्रामा देवी रानी दिद्दा हैं, तो इनको जो है कश्मीर की कैथरीन भी कहा जाता है। कैथरीन क्यों? कैथरीन कौन थी? कैथरीन रूस की जो साम्राज्ञी थी 18वीं सेंचुरी में, तो उनसे तुलना की जाता है। वो भी बहुत क्रूर महिला थी, इनकी जो शासन था बहुत क्रूर महिला थी, शक्तिशाली थी ये, तो ठीक है। और बाकी रुद्रामा देवी वाकाटक वंश की रानी थी। दरअसल इनके जो पिताजी थे रुद्रामा देवी के, उनका नाम था गणपति देव। उनका कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, पुत्री पूजा अनुष्ठान कराया और इनको जो है पुत्र मान लिया, और इनका नाम बदल के इनका नाम रुद्रदेव रख दिया था। और जो है इन्हें जब ये शासन करती तो जो पुरुष कपड़ा पहनते थे वो कपड़ा पहन के शासन करती थी। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था, तो मैंने बता दिया था गया, तो ठीक है। अक्का देवी मैंने बताया कि चालुक्य कल्याणी के जो चालुक्य थे, पश्चिमी चालुक्य, उनका जो जयसिंह थे, जयसिंह की बहन थी, और सोमेश्वर प्रथम जो थे उनकी बुआ लगती थी। हालांकि ये क्या स्टोरी है आप नहीं समझ पाएंगे अगर हिस्ट्री नहीं पढ़े होंगे, तो जब मैं लेके आऊँगा लेक्चर तो पूरा डिटेल में बताऊँगी पूरी कहानी इनकी क्या है, क्या स्टोरी, और भी तथ्य, लेकिन जो है चलिए आगे बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीनयान और महायान नामक 2 बौद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संघ थी, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संघ थी, नागार्जुन अशोक। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संघ थी, आप तो जानते ही हैं। कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन में, कनिष्क के समय में हुआ था। इसी में हीनयान महायान 2 भागों में बढ़ गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ बौद्ध संघ थी। तो आपने जान लिया कश्मीर कनिष्क के समय हुआ है, ठीक है, 2 भागों में बटा हीनयान महायान, जो कि आपके सामने है। अब हीनयान महायान में देख लेते हैं कुछ अंतर। देखिए हीनयान और महायान ये तो जान रहा है चतुर्थ संगति में बटा हुआ है। हीनयान क्या करता था? हीनयान भगवान बुद्ध को जो है एक महान पुरुष मानते, शिक्षक मानते थे, जबकि ये लोग क्या करते थे? मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिए, मूर्ति पूजा, ठीक, भगवान मान लिया, ठीक है। और ये जो है पाली भाषा का प्रयोग करते थे, बाद में पाली भाषा, और ये संस्कृत भाषा यूज कर लिया इन्होंने, संस्कृत का प्रयोग करने लगे। और ये जो अरहत इनका मानना था। अरहत मतलब होता है कि मोक्ष प्राप्त करना होता है, और इनका मानना था बोधिसत्व मतलब कि खुद मोक्ष प्राप्त करेंगे, दूसरों को भी मोक्ष दिलाएंगे। महायान मतलब, ठीक है, महायान शाखा के मानना था। और हीनयान का अरहत मतलब स्वयं ही आपको
मतलब संन्यास ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त करना होगा, और एक दूसरे की मोक्ष में भी मदद करते थे महायान शाखा के। ठीक है। और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध परिषद कब हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी 250 BC में हुई थी। ठीक है। उसमें कौन थे? अशोक थे शायद, हाँ अशोक ही थे। ठीक है। पहले अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, फिर कनिष्क, हाँ अशोक ही थे, अशोक थे राजा हुए थे। पहले में अजातशत्रु थे, दूसरे में कालाशोक थे। ठीक है। रावे पाकू इसका ट्रिक है एक, रावे पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है। पहले राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है, ऐसे हुआ था। तो इस समय क्या हुआ? अभिधम पिटक संकलित किया गया था। अभिधम तीसरे में, अभिधम पिटक किसने संकलित किया था? उसका नाम मोगलीपुत्तिस। और मैंने बताया 3 पिटक थे, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत पिटक। विनय पिटक के उपाली थे और सुत पिटक के आनंद थे, रचनाकार थे। ठीक है। तो ये पाठ बोलते। अब नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, और शून्यवाद के जो है जनक हैं, और माध्यम सापेक्षतावाद के सिद्धांत दिया था इन्होंने। भारत का आइंस्टीन कहा ही जाता है इनको। ठीक है। और अशोक के बारे में तो हिस्ट्री पूरा पढ़ना ही बाकी है अभी। तो अशोक का जो राज्याभिषेक 269 में हुआ था BC में। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन लिया है सूची 1 सूची 2 सम्मिलित करना है। स्केचबो मतलब यहाँ पे ढाल, मतलब ढ होना चाहिए, ढाल धनुष। ढाल धनुष कहाँ मिलेगा आपको? किस में मिलेगा ढाल धनुष? मिलेगा मिप्ता फुजला। फिर तंत्रिका तालिका यंत्र चक्र लिखा है, तो ये मिलेगा भविष्य पुराण में। भांड माल के साथ रहर का पहिया, सीरत फिरोज शाही। फिर रेत घड़ी मिलेगा रौजत उल सफ़ा या रौजत उल आला भी कहीं लिखा है। ठीक है। अब समझिए, मिप्ता और फजुला, इसको किसने राइट किया? इसको राइट किया मोहम्मद दाऊद ने। दाऊद लिख दे रहा हूँ बस मैं, दाऊद, जो मालवा के मांडू में लिखा गया था 1468 और 69 मिलेगा आपको। दरअसल ये फारसी शब्दकोश है, जो फारसी भाषा की डिक्शनरी नहीं है, उसी का शब्दावली इसमें दिया गया है। इसीलिए देखिए ढाल धनुष का मतलब क्या मिफ्ता फजुला में दिया गया है। ठीक है। और रौजत दिखाया लिखा राजत, लेकिन रौजत ही डाला, इंग्लिश देखिए। रौजत उल सफ़ा के लेखक जो है मीर ख्वांद नाम के व्यक्ति मिलेंगे। मीर ख्वांद है। ठीक है। और तालिका यंत्र जो है भविष्य पुराण आप जानते हैं। लोमहर्ष ऋषि पुराणों के रचयिता लोमहर्ष, उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। भविष्य पुराण के रचयिता कई वेदव्यास भी मिलता है। ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिए तालिका यंत्र चक्र जो है भविष्य पुराण में है। और भांडमाला के साथ रहट का पहिया सीरत फिरोज शाही में है। सीरत फिरोज शाही जो है 1370 में राइट की गई फिरोज शाह तुगलक के समय। उसके कुल 20 वर्षों का इतिहास है इसमें, लेकिन इसके लिए इसे जो राइटर अज्ञात हैं, इसके राइटर को बारे में भी जानकारी नहीं मिली है। ठीक है। तो इसको मैच करा लेते हैं अब। अच्छा, इसके ये सब है क्या? अगर आप देखना चाहेंगे रुकिए, मैच करा के भी दिखाता हूँ मैं अभी क्या है। ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ। ए का फोर्थ 2 जगह है। बी का क्या हो जाएगा? थर्ड। बी का थर्ड भी है। ठीक है। और सी का क्या हो जाएगा? सेकंड। सी का सेकंड, मतलब ऑप्शन सेकंड इज द राइट हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है देख लीजिए। देखिए यही क्या है जो अभी मैंने बताया, यही क्या है? स्केचबो है, मतलब स्केचबो या ढाल धनुष बोलते हैं इसको, ढाल धनुष। इससे क्या करते थे, जो कॉटन था, कॉटन का सीड अलग करते थे, इसको उस पर रखकर इसे झटका देते थे, कॉटन का सीड इससे अलग हो जाती थी, अलग तरीके से करते थे। ठीक है। और जो मैंने अभी बात की इसकी, कहाँ गया? तालिका यंत्र चक्र की। तालिका यंत्र चक्र जो है यही है, तालिका यंत्र चक्र यही है। ठीक है। ये दरअसल खगोलीय गणना है ये। ठीक है। आप देख सकते हैं यही है, खगोलीय गणना है। अब किस तरीके से करते हैं उस टाइम का बात है। और नेक्स्ट क्या था उसके पहले? फिर भांडमाला के साथ रहट का पहिया। भांडमाला मतलब मटका, जो मिट्टी के बनते हैं, तो ये हो जाएगा। अब ये तो अभी आपने देखा होगा, ये जो इस तरीके से है, मटके बना हुआ है, पहिया चलता रहता है और इससे पानी निकलती रहती है। ठीक है। और रेत घड़ी तो आप जानते ही हैं, ये आज भी लोग यूज़ करते हैं, मतलब फैशन के तौर पे रखते हैं टेबल पे, अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। 7,
गुप्त साम्राज्य में ग्राम स्तर पर बहुत विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। नीचे दिए गए निकायों में से उस काल के शिलालेख में वर्णित निकाय कौन से हैं? शिलालेख में वर्णित निकाय पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? घटिका होंगे, पंचमंडली होंगे, अष्टकुल अधिकरण होंगे, सभामंडल होंगे, त्रिमंडली होंगे। क्या हो जाएंगे इसके आंसर? तो इसके आंसर जो है हो जाएंगे पंचमंडली एंड अष्टकुल अधिकरण, मतलब बी एंड सी। बी एंड सी, बी एंड सी कह दिया है, बी एंड सी ऑप्शन 4 ठीक है। देखिए पंचमंडली क्या है? पंचमंडली जो साची शिलालेख है, एक साची शिलालेख, शिलालेख साची शिलालेख में पंचमंडली, मध्य भारत में जो है ग्राम पंचायत को ही पंचमंडली कहते थे। और अष्टकुल अधिकरण, अष्टकुल अधिकरण जो दामोदर ताम्रपत्र लेख है, दामोदर ताम्रपत्र लेख से मिला है हमको जानकारी अष्टकुल अधिकरण के बारे में। इसमें क्या था? जो ग्राम में जो जमीन की क्रय विक्रय होती थी उससे संबंधित अधिकारी होते थे। इसमें 8 लोग शामिल होते थे, उसको उससे जुड़े होते थे। और घटिका, घटिका जो है पल्लव और वाकाटक काल में क्या था? एक मंदिर से जुड़ा विश्वविद्यालय था। ये विद्यालय का विश्वविद्यालय था, विद्यालय मंदिर से जुड़ा हुआ था घटिका। और सभामंडल जब राजाओं के द्वारा बैठक होती थी मंत्रियों के साथ, उसे बोलते सभामंडल। और त्रिमंडली नामक कोई शब्द ऐसा है नहीं। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा, पंचमंडली अष्टकुल अधिकरण। और घटिका बता दिए मंदिर से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय होता था ये। सभामंडल राजकों की बैठक जब होता थी, और त्रिमंडली ऐसा कोई शब्द इसमें मिला नहीं है शिलालेखों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ अब देखिए इसको देखते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको याद हो जाएंगे तो कई बार क्या होता है, मैंने बताया क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। मैं बहुत अध्ययन करने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे लेकर नहीं चल दिया हूँ मैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर कई क्वेश्चन रिपीट हुए देखे हैं। अभी जो क्वेश्चन लिया हूँ एक ही ईयर के क्वेश्चन है, अभी आपको रिपीट हुआ दिखेगा अभी आगे, ये ऐसे ही दिख जाएगा। मैं कुछ था क्वेश्चन उसमें शायद, उसमें जब मैं कर रहा था तो। नानदेशी, नानदेशी क्या है? व्यापारिक श्रेणी जिसका विस्तार दक्षिण भारत में सुमात्रा तक था, ऐसा ही है। उत्तर मेरु, उत्तर मेरु प्रांतक प्रथम की है। एक इसकी है ब्राह्मणों का गांव, बताता हूँ क्या है। मणिग्रामम, मणिग्राम व्यापारिक श्रेणी जो व्यवसाय को नियंत्रित करता था, सही है। घटिका, घटिका देखिए मिल गया घटिका ना, एक ही ईयर में क्वेश्चन पूछा है। उसी समय घटिका उसमें दिया था और घटिका यहाँ भी दिया हुआ है। अब जरा सोचिए आप किस तरीके से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, होता है रिपीट। घटिका, घटिका क्या होगा? दक्षिण भारत में मंदिर संबंध कॉलेज घटिका हो गया, ठीक है। तो इसका सीधे मिला लेते हैं। ए का फर्स्ट ही हो जाएगा, ए का फर्स्ट और बी का थर्ड। ए का फर्स्ट होगा, बी का थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन यही सही होगा। और सी का क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ है। हाँ सी का फोर्थ है, सही है। और डी का सेकंड है, सही है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब देखिए नानदेशी, अब यहाँ पे एक बात आ रहा है, उत्तर मेरु अभिलेख। ये चोल काल में परांतक प्रथम नाम के राजा थे। परांतक, परांतक फर्स्ट नाम के राजा थे। ये जो है 900 शायद 990 921 919 921 का ये उत्तर मेरु अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें जो है जो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था उसके बारे में बताया गया है। मतलब कैसे एक ग्राम प्रधान जैसे आज के समय चुने जाते थे उस टाइम पे बताइए उस समय, जबकि विजयालय ने स्थापना किया था चोल साम्राज्य का। आप जरा सोचिए 919 से 901 की 10वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पे। वहाँ पे बताया गया था कि कैसे ग्राम सदस्यों को चुना जाता था, तो इलेक्शन के माध्यम से होता था, ठीक है। तो उसके जो कैसे मतलब चुने जाएंगे उसके बारे में बताया गया था। मतलब उनकी एज 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उनको कम से कम वेद का एक वेद और उपवेद का ज्ञान होना चाहिए, मतलब वेद भाग का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उनके पास 1.5 एकड़ वह 1.4 एकड़ ज़मीन उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर वो जो ज़मीन है वो कर वो हमेशा देते रहे हैं उसके बारे में, और ईमानदार होने चाहिए, ये सब उसका बताया गया था इस उत्तर मेरु अभिलेख में। और उसके बाद इन सब क्वालिफिकेशन के बाद एक बच्चे को उसके बाद एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा होता था, और तामपत्र पे जो है उनका नाम लिखा जाता था, और मिट्टी के घड़े में जो है उसको डाला जाता था, मिट्टी के घड़े में डाला जाता था कई मतलब कम से कम 30 लोगों का। तो मतलब 30 सदस्य चुने जाते थे, और एक छोटे बच्चे से निकलवाया जाता था नाम, जो निकल जाते थे उन्हीं को चुन लिया जाता था। अब देखिए उस समय में स्थिति थी। अब चलिए जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे हम चोल काल के, तब उसमें बताएंगे और डिटेल में। अभी आगे बढ़ते हैं। चोलों के शासन के अंतर्गत पदिकावल कुली क्या था? देखिए चोल शब्दावलियाँ बहुत बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दरअसल क्या होता है कि जो पूर्व मध्यकाल का इतिहास है ये यूजीसी नेट का फेवरेट है।
इसका आंसर पुलिस टैक्स हो जाएगा। तो इसीलिए इसके बारे में कुछ लेके आया हूँ मैं, थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी जब पढ़ाऊँगा चोल का तो डिटेल बताऊँगा ही। ठीक है, कदमई कानीकडन, कदमई या कानीकडन जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये मुख्य भूमि कर है। पादिकावल या कुली पुलिस कर है। वेट्टी बेगार बधुआ मजदूरी, कुलवड़ई तालाब सिंचाई है। नीलामी पट्टनम नहर जल कर है। तरतरी बुनकर कर है। सिक्करई तेली सिक्की रही बोलते हैं इसको। तेली मिलकर या घानी कर बोलते हैं इसको। तट्टार पट्टम सुनार कर है। कुश काड़म कुम्हार कर है। अंगाड़ी पट्टम बाजार कर है। मने मने इरेगरी करते, नाडू वलय प्रशासनिक करते। इसको रट लीजिए, इसको लिख करके रट लीजिए, क्योंकि जब ऑप्शन में मिलेंगे तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे, सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त उपवास शब्दावली निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करती है? तो उपवास जो है टेनेंट मतलब काश्तकार की तरफ करती है, काश्तकार होते थे। और जो भूस्वामी होते क्षेत्रक बोलते थे उनको बोलते थे क्षेत्रक, ठीक है। और धनी किसान और साहूकार जैसा कोई शब्द उसमें यूज नहीं हुआ है अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी जान लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुकी है, कुछ नहीं बताएंगे, अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। थोड़ी जान लीजिए अर्थशास्त्र के बारे में। कौटिल्य इसके रचनाकार हैं। इसमें जो है 15 क्या है अधिकरण है, जिसे बोलते हैं पार्ट, और 150 चैप्टर हैं, ठीक है, 150 चैप्टर है। और 180 क्या है मतलब विषय है, विषय मतलब उसका भाग है, ठीक है। जैसे यूनिट होता है, बुक में यूनिट होता है, फिर चैप्टर होते हैं, चैप्टर में कई पार्ट होते हैं, इस तरीके से। मतलब 15 भाग हैं इसके, 150 अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, और 180 विषय हैं, और इसमें 6000 श्लोक है। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और एक गद्य और पद्य दोनों, मतलब प्रोज एंड पोएट्री दोनों में है, गद्य एंड पद्य दोनों में लिखा, चंपू शैली में है, ठीक है। और ये अर्थशास्त्र नाम है इसका, लेकिन ये राजनीतिक शास्त्र लोक प्रशासन की किताब है। अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है, वित्त के बारे में बताया गया है। इसमें सप्तांग सिद्धांत, उसके बाद मंडल सिद्धांत के बारे में बताया गया है। कई चीज़ें इसमें बताई गई, हालांकि मैं जब डिटेल लेकर आऊँगा तब बताऊँगा इसके बारे में, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।